नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह टिप्पणी लेखन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हिंदी साहित्य 2 प्रश्न पत्रों में भी हुआ करता था तो एक टिप्पणी लेखन आया करता था। 40 अंकों का 250 शब्दों में उत्तर देना होता था और यह अनिवार्य सवाल होता था। तो टिप्पणी लेखन के अंतर्गत आने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं उसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसी कड़ी में जो हम लोग लेंगे आदिकाल के अमीर खुसरो। बीपीएससी में इन पर टिप्पणी लेखन पूछा भी गया है, यूपीएससी वगैरह में भी इनसे पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अमीर खुसरो टिप्पणी। और हम लोग जो ये कड़ी जो है इसमें ऐसा करेंगे कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन पर टिप्पणी लेखन से सवाल या तो पहले भी पूछ लिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे या जिनसे पूछे जाने की संभावना है। इसी कड़ी में हम लोग आज अमीर खुसरो पर बात करेंगे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। ये स्वयं को भारत का तोता के नाम से बुलाते थे। और ये फैक्चुअल जानकारी यहाँ पर इनके विषय में कुछ है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से है, हम लोग साहित्यिक दृष्टि से विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से इनका जन्म जो है पटियाली गाँव में, पटियाली जगह में एटा के पास है, उसमें वहाँ हुआ था। और ये जो थे तबला के भी आविष्कारक थे, तबला के जनक। तबला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। इनके विषय में यह कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा। 7 सुल्तानों को इन्होंने और इनके साथ ही साथ निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का समय देखा, जिसमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी है। ये प्रमुख सुल्तान है जिसका कि इन्होंने काल देखा था। ये फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं। ये क्या है, हम लोग इसके आगे हम लोग जब इनके साहित्यिक अवदान पर चर्चा करेंगे तो इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले कुछ तथ्यात्मक चीज़ें इनके विषय में देख लें। कव्वाली संगीत शैली के आरंभकर्ता भी इन्हें माना जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का आरंभकर्ता माना जाता है। यह तो कुछ इनके विषय में तथ्यात्मक जानकारी हुई। अब साहित्यिक दृष्टि से हम लोग क्या देखते हैं? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। खड़ी बोली की ये पहले कवि माने जाते हैं। और ये जो थे वर्सेटाइल थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सूफी थे, औलिया थे, साहित्यकार थे, संगीतज्ञ थे। देख रहे हैं कि हम लोग संगीत की एक नए राग रागनियों की खोज, नई विधा का खोज कर रहे हैं। तबला के आविष्कारक हैं, तबला को प्रचलित करने का श्रेय है इनको। तो संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे ये। तो इस प्रकार से इनको जो है भारत का लियोनार्दो दा विंची मैं कहता हूँ। यद्यपि के लियोनार्दो दा विंची से ये पहले हुए तो, लेकिन इन्हें भारत का लियोनार्दो दा विंची कहा जा सकता। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और इन्होंने क्या लिखा, ये आदिकाल में आते हम सभी जानते हैं। इन्होंने पहेलियाँ लिखी, मुकरियाँ लिखी, 2 सखूने लिखे। और इनके जो कुछ है जैसे कि कुछ हम लोग लेंगे। पहेलियाँ मतलब पहेली बुझाते थे, जैसे घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, फेरा न था। ये बस मैं पहेली के उदाहरण दे रहा हूँ। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, यानी नारियल। या फिर एक थाल, ये वाला जो मैं दे रहा हूँ एक थाल वाला, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई पहेली है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली वह फिरे, मोती उससे एक न गिरे, आसमान चांद तारा। इसका उत्तर यह है। तो ये पहेली हम लोग साहित्यिक में देखेंगे। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के पहले कवि ये माने गए। इन्होंने क्या लिखा? पहेली लिखी, मुकरियाँ लिखे और 2 सखूने लिखे। पहेली का मैंने उदाहरण दिया। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है, इनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो इन्होंने निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था। और वो क्या था? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। ये वाली जो पंक्ति है इससे मेरी कुछ अपनी यादें भी जुड़ी हुई हैं। जब ये मैं बोलता हूँ तो मुझे याद आता है, एक हमारे बीएचयू में सर थे, बस प्रसंगवश 1 मिनट में जिक्र करना चाहूँगा। वो हिंदी हम लोग को पढ़ाते थे तो उसको इस तरह से बोलते थे। राजस्थान के थे, मीणा सर थे। गोरी सोवे सेज पे मुख पर, वो मतलब नासिका का प्रयोग करते हुए बोलते थे। तो पीठ पीछे बच्चे उनका काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे, तो इसलिए मुझे याद है। और ये हमारे जो मीणा सर थे, पूरा नाम लेना उचित नहीं होगा, वो आगे चलकर हिंदी माध्यम का किसी खास विशेष में, किसी खास वर्ष में हिंदी माध्यम के वो यूपीएससी के टॉपर हुए। फिलहाल वो डीएम हैं। डीएम कहाँ है? देवभूमि, समझ रहे हैं? तो वहीं पे वो फिलहाल में डीएम है। तो इसलिए मुझे बस ये बोलते हुए याद आ गया। तो इनकी जो प्रसिद्ध है एक, जो कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने लिखा था, गोरी सोवे सेज पर
मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। इनकी और एक विशेषता क्या है, साहित्यिक विशेषता क्या है कि इन्होंने जो है ये फारसी और खड़ी बोली हिंदी दोनों के ही विशेषज्ञ थे, दोनों के ही बहुत अच्छे जानकार थे। तो ये करते क्या थे कि अपनी रचनाओं में फारसी और हिंदी खड़ी बोली को इस तरह से गुम्फित करते थे, उनमें ध्वनि मैत्री वगैरह स्थापित करके इस तरह से रचना करते थे कि एक विशिष्ट प्रकार की कविता की रचना हो जाया करती थी। एक जो बहुत ही प्रसिद्ध है इनका, ये जो आप ये उसका उदाहरण है जिसमें हिंदी और फारसी, खड़ी बोली हिंदी और फारसी को इन्होंने मिला दिया है। जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदारम एजा, न लेहु काहे लगाए छतिया। ये एक उदाहरण है। इसके अंतिम में भी 2 पंक्तियाँ और हैं, 4 पंक्तियों का ये था। तो इसमें फारसी और खड़ी बोली का जो है सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। और ये जो मैंने अभी पढ़ा, ये आपको अताउल्ला खां वगैरह जो हैं, या पाकिस्तान के एक गायक में नाम अभी, या कई गायकों ने इसे गाया भी है। तो ये हुए अमीर खुसरो के विषय में हमने देखा, उनके बारे में तथ्यात्मक जानकारियाँ देखी, और इसके साथ ही साथ जो हम लोग उनको साहित्यिक दृष्टि से देखे। तो अमीर खुसरो के ऊपर अगर टिप्पणी लिखा जाए तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब आदिकाल के ही एक और जो कवि हैं, हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे टिप्पणी लेखन की दृष्टि से संक्षेप में। वो हैं विद्यापति। आदिकाल के संभवतः सर्वप्रिय, सबसे अधिक लोकप्रिय कवियों में से एक जो थे विद्यापति थे। आदिकाल का प्रतिनिधि कवि, एक सवाल आता है बीपीएससी में, विद्यापति को लेकर जो है कई सारे सवाल जो है विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि आदिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे मानते हैं, तो विभिन्न मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। तो विविध मानदंडों के आधार पर कई विद्वान आदिकाल का प्रतिनिधि कवि विद्यापति को मानते हैं। इन पर एक और सवाल आता है, आदिकाल के कवि थे या भक्ति काल के कवि थे, किस काल के कवि विद्यापति को मानेंगे। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है वह है विद्यापति भक्त अथवा श्रृंगारी कवि। कौन से कैसे कवि थे, वो भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे। तो इस पर हम लोग अलग से सेपरेट चर्चा करेंगे। एक वीडियो एक लॉन्ग में आता है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी, वैसे पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, टिप्पणी में भी उसे दिया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः लॉन्ग में आता है। फिलहाल हम लोग टिप्पणी की दृष्टि से विद्यापति पर चर्चा करेंगे। इनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। विद्यापति ने जो है प्रमुख रूप से 3 रचनाएं लिखी, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। कीर्तिलता क्या है? कीर्तिलता को इन्होंने कहा कहानी। कहानी शब्द का प्रयोग अपनी कीर्तिलता के लिए इन्होंने किया। अवहट्ट भाषा में लिखी हुई यह रचना है। और अवहट्ट क्या? मैथिली युक्त अपभ्रंश को अवहट्ट कहते हैं। वैसा अपभ्रंश जो मैथिली से विकसित हुआ है, तो वो कीर्तिलता को इस भाषा में इन्होंने लिखा। कीर्तिलता में क्या है कि गद्य का भी इन्होंने प्रयोग किया। कीर्तिलता जब वो है, गद्य का भी इन्होंने प्रयोग किया। इसके साथ ही साथ कीर्तिलता क्या है, इसका कथानक क्या है, विषय वस्तु क्या है कथा का, तो कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की कहानी को कीर्तिलता में इन्होंने रचा है, उसे अपना काव्य का विषय बनाया है। कीर्तिलता की एक और बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि आदिकाल में जो है, हम पुराने वीडियोज़ वगैरह में भी देखा है और आप सभी जानते भी होंगे कि आदिकाल की एक समस्या क्या थी कि जो रचनाएं उस दौर में रची जाती थी उनकी ऐतिहासिकता प्रायः सुरक्षित नहीं रहा करती थी। और उसमें क्या होता था, काव्य क्यों ऐतिहासिकता सुरक्षित नहीं रह पाती थी? क्योंकि उसमें काव्य रूढ़ियों का समावेश हो जाया करता था, कथानक रूढ़ियों का समावेश हो जाया करता था, किंवदंतियों का समावेश हो जाया करता था। इसके अतिरिक्त जो है हम सभी जानते हैं कि इस दौर के जो प्रायः कवि हुआ करते थे वो चारण कवि हुआ करते थे, जो अपनी राजा की स्तुति में प्रशंसा में लिखा करते थे, तो वो बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। इन सब कारणों से जो है उस दौर में लिखी गई रचनाओं की ऐतिहासिकता प्रायः सुरक्षित नहीं रह पाती थी, तथ्य तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए जाते थे। इसीलिए उस दौर में लिखा गया जो कई सारा रासो साहित्य है उसकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न अलग से आता है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता। लेकिन कीर्तिलता जो है इसका अपवाद है। कीर्तिलता क्या है? लघु प्रबंध काव्य है। कीर्ति सिंह का अपने पिता के हत्यारों का बदला लेने की कहानी है। कीर्तिलता उसका अपवाद है और इसमें ऐतिहासिकता जो है प्रायः सुरक्षित है, यानी तथ्यों को न तो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, न बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो ये विद्यापति कीर्तिलता इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कहानी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। और जब ये गद्य
गद्य जब लिख रहे होते थे कीर्तिलता में गद्य खंड, तो उसमें इन्होंने तत्सम का भरपूर प्रयोग किया है। मैथिली के कवि हैं, मैथिली कोकिल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लेकिन विद्यापति के जो आधार है किस चीज़ का, उनकी प्रसिद्धि का आधार क्या है, वह है पदावली। विद्यापति की प्रसिद्धि का जो वो एक तरह से कहा जाए लोकोत्तर प्रसिद्धि, अगर आप चाहे तो कह सकते हैं, अगर इनके सम्मान में कहा जाए, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए पूरे देश में, बल्कि विश्व के कई कोनों में ये प्रसिद्ध अगर हुए, तो उसका आधार क्या है, इनकी पदावली। अब पदावली में क्या है कि राधा और कृष्ण के लौकिक मांसल स्थूल प्रेम का चित्रण किया गया है। पदावली के विषय में हम लोग देख रहे हैं, राधा कृष्ण जो है वहाँ प्रेमी प्रेमिका हैं, लेकिन वो देवत्व को अपना छोड़कर सामान्य मनुष्य की भांति उसमें विचार करते हुए, मतलब व्यवहार करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और यही कारण है कि इनके ऊपर ये दिखा जाता है कि विद्यापति भक्त हैं कि श्रृंगारी हैं। इस क्रम में क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। और इस क्रम में होता क्या है कि जब वो राधा के प्रेम का, राधा की मन स्थिति का वर्णन कर रहे होते हैं, तो वो यह भूल जाते हैं कि वो किसी देवी की मन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, बल्कि प्रेम में पड़ी हुई युवती की जो, और मतलब 15-16 वर्ष की युवती की जो मन स्थिति है, उसके मन में उठने वाले जो अंतर्द्वंद्व हैं, लोक लाज समाज का जो भय है, इसका इसमें चित्रण इन्होंने एकदम से सामान्य ढंग से इसमें किया है। यानी राधा और कृष्ण जो हैं क्या हैं, देवत्व छोड़कर सामान्य नायकत्व की स्थिति इसमें प्राप्त कर लेते हैं पदावली में। ये इनकी विशेषता है। मन में चलने वाले, नायिका के मन में चलने वाले अंतर्द्वंद्वों का, एक तरफ प्रेम की पुकार, प्रेमी की पुकार, दूसरी तरफ समाज का भय, लोक लज्जा, और इस बीच में इन दोनों की गुत्थम के बीच में झूलती हुई, अंतर्द्वंद्व के बीच झूलती हुई नायिका राधा, इसका इन्होंने, और वर्तमान में भी यही स्थिति किसी भी प्रेमी प्रेमिका की होती है, तो उसका चित्रण इन्होंने बहुत ही बखूबी किया है। इस चित्रण के क्रम में यह हो गया है कि कहीं कहीं ऐसा विद्वान मानते हैं, मैं कहने की क्षमता नहीं रखता हूँ, कि इन्होंने लोक मर्यादा की सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। मैं यह कह सकता हूँ कि मांसलता और स्थूलता जो है कहीं कहीं इनकी रचनाओं में बहुत ज़्यादा, प्रेम चित्रण, मिलन, जैसे कि संयोग श्रृंगार हम जानते हैं, श्रृंगार चित्रण के क्रम में जो संयोग श्रृंगार है, तो इस कदर ज़्यादा हावी हो गया है, बहुत ज़्यादा स्थूलता, बहुत ज़्यादा मांसलता, बहुत ज़्यादा पार्थिवता आ गई है उसमें। एक उदाहरण के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं, हसी हसी पहु आलिंगल देल, मनमथ कुसमित अकुरित भेल, जब नीवी बंध खसावल कान, तुहार शपथ हम पिछू जदि जान। इसमें क्या है, राधा कृष्ण से मिलकर आई हैं, उनकी सखियाँ पूछ रही हैं क्या हुआ क्या हुआ। अभी भी ये स्थिति आपको ग्रामीण क्षेत्रों में दिख जाएगी, जहाँ लोक लज्जा वगैरह इस सब की स्थिति है, शहर में भी है। तो वही मिल के आ रही हैं, तो राधा जो जवाब देती हैं वो इस प्रकार से है कि हंसी हंसी पहु आलिंगन दे, प्रभु ने मुझे हंसते हुए आलिंगन किया, गले से लगाया, मुझे अपनी बाहों में भरा, मेरे मन के जो भाव थे, जो विचार थे, अंकुर के रूप में थे, वो फूटे, पुष्पित और पल्लवित हुए, मनमत कुसमित अकुरित भेल। उसके बाद की जो दो पंक्तियां हैं, इससे आप देख सकते हैं कि इसी ऐसी पंक्तियों को लिखने के कारण ही जो है इन पर सवाल खड़े किए गए। जब नवी बंध खसावल कान, तुहार शपथ हम किसी जदि जान। उसके बाद जब कान्हा ने क्या किया, मेरे नीवी बंध को जब खोला, उसके बाद क्या हुआ, हे सखी मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो मेरी समझ से मैंने इसकी यह व्याख्या की, और इसमें कुछ अगर विवादित होगा तो आप देख लीजिएगा, और माफ़ी भी चाहूँगा मैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की रचनाओं के कारण, और यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं कहते हैं कि आजकल जो है आध्यात्मिकता के चश्मे बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। इनको देखकर जब इनको कोई भक्त कवि कहता है तो वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया आध्यात्मिकता का चश्मा, हर कोई लगा के सबको अध्यात्म, जैसे कि होता है ना, सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, हरा रंग का चश्मा लगाइए तो सब कुछ हरा दिखेगा। तो आध्यात्मिकता का चश्मा लगा लीजिएगा तो लगेगा सब कोई आध्यात्मिक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था। तो यह विद्यापति हुए और उनकी रचनाओं के विषय में हमने संक्षेप में देखा। तो टिप्पणी लेखन के लिए ये दो महत्वपूर्ण कवियों की हमने चर्चा की आदिकाल में टिप्पणी लेखन में हम आगे और जो दो बात करेंगे और विस्तार में भी उनको लेंगे, वह है सिद्धनाथ जैन साहित्य एवं इसी दौर के एक और कवि जो हैं रचनाकार हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, आप सभी जानते हैं उनको। उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
तो आई होप अगर मैं आपका कंसेप्ट को कुछ क्लियर कर पाया हूँ तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने इस पर चर्चा की, आगे चलकर जो है मैं अभी अंधेर नगरी को पूरी तरह से कराऊंगा और एक साथ हिंदी साहित्य का इतिहास और ये वाला खंड जो है टिप्पणी लेखन और साथ ही साथ जो गद्य और पद्य है वो अभी एक साथ चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।